आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 23 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयं जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर समाज को आत्मनिर्भर भारत और उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र गियोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बुंदुक जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्फिन जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिज्ञ एवं सीटीए में सुरक्षा मंत्री गैरी डोल्मा जी ने तिब्बती जन क्रांति विषय पर, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने चीन की भारत तिब्बत नीति विषय पर और वरिष्ठ पत्रकार एवं तिब्बत विशेषज्ञ श्री विजय क्रांति जी ने तिब्बत पर चीन का कब्जा और भारत और उसके दुष्प्रभाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपका छोटा सा काम तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के परिसंवाद का शीर्षक है तिब्बत एक अवलोकन और इस संवाद श्रृंखला की 17वीं कड़ी में इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी। आपने चीन में कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है। आप हिंदी के प्रख्यात विद्वानों में से एक है। सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर। आज सबसे पवित्र बात पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले शुरू करूंगा इस बात से कि तिब्बत के जो भी शरणार्थी भारत में हैं, मैं मसूरी में IAS अकेडमी में था तो वहां तिब्बत शरणार्थी की संख्या में जो है भीड़ देखी, कोई अशांत नहीं देखी, कोई भी असंत किया तो एक भी जोर नहीं मिला। म्यांमार के शरणार्थी देखिए, शरणार्थियों देखिए, दिल्ली और जगह उनके बहुत विरुद्ध अपराध हैं। तो बात मैं यही से शुरू करूंगा कि तिब्बत की संस्कृति और तिब्बत का धर्म कितना पवित्र और कितना है। वहाँ अपना आपको बताऊं कि मेघदूत की जो अलकापुरी है वो कहीं और नहीं है, वही है। हमारे शिव का वास वही कैलाश मानसरोवर है। तो भारत और तिब्बत को कभी अलग न किया जाए और न जा सकता कि जनता से जुड़ी हुई। और मुझे लगता है कि उसमें जो समय है, आपको सच देश को, दुनिया को, समाज को, संस्कृति को कभी भी युद्ध की जरूरत नहीं रही है। सारी दुनिया को बुद्ध की जरूरत रही है। लेकिन समस्या ये है, शुद्ध मन किसी का नहीं है, इसलिए वो युद्ध में प्रवृत्त रहते हैं। चाहे संस्कृतियां, चाहे समाज नष्ट होते रहें, लेकिन ये स्वार्थी जो महासाम्राज्य जो खड़ा करना चाहते हैं। आपको बताऊं, तिब्बत वह देश है जिसने चीन को जीता था कभी। तिब्बत वह देश है जो 50,000 गांठें रेशम की लेता था।
लेकिन जब उसने शांति को अपना लिया, 50,000 संधि हुई थी वो राजा से, और उसके बाद था उससे एक संधि में 50,000 गांठें लाना तय हुई थी कि आप देंगे, यानी इतना ताकतवर देश था। लेकिन जब शांति की ओर प्रवृत्ति हुआ तो उस पर लोगों ने कब्जा किया, कुबलई खान ने उस पर कब्जा किया। ऐसे दुनिया भर के जितने भी आए, जब कोई शांति चाहता है तब लोग उसे अशांत करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। मैं आपको बताऊं, एक जगह कहीं मैंने लिखा था कि आप अगर बिल्ली बनेंगे तो आपसे डरकर उसी तरह भागेंगे जैसे चूहे भागते हैं, और अगर आप चूहा बनेंगे तो आपके वो बने हुए बिल्लियां बनकर पड़ जाएंगे पीछे। तो तिब्बत वह जो सशक्त राष्ट्र था, कभी संप्रभु राष्ट्र था, तब उसने शांति को पाया, उस लोग गए और छोटे भी उस पर आक्रमण किया। तो ये जो स्थितियां और उसके साथ बनी, और उसके बाद जो उसका लंबा सिलसिला शुरू हुआ, बहुत लंबा 2 वर्ष तक तिब्बत रहा है। कैसे दो भाग लगता है लोगों को पसंद नहीं है। जो साम्राज्यवाद चाहते हैं वो शांतप्रियता को पसंद नहीं। जो श्वेतांबर मुनि हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया को चाहिए, दुनिया को प्रेम चाहिए, युद्ध से दुनिया का निर्माण कभी नहीं हुआ, और युद्ध कभी निर्माण कर ही नहीं सकता। युद्ध तो विनाश करता है। तो तिब्बत ने जब इस सिद्धांत को अपनाया, शांति को अपनाया, बुद्ध को अपनाया, संस्कृति को अपनाया, और जब युद्ध छोड़ा तो उसके सामने विसंगतियां आई और वो गुलाम बना। तो ये जो आपको बताएं जो संकट है चीन के सामने, और उसके जो हमारे महामहिम दलाई लामा जी हैं, जब इनको बहुत सारे हजारों लोगों के साथ 1959 में तिब्बत छोड़ना पड़ा, तो कितना बड़ा संकट इनके सामने रहा होगा, इनकी जनता के सामने रहा होगा। हम उसका अनुमान सहज लगा सकते हैं। हमको अगर आग लगे और घर और गांव छोड़कर थोड़ी देर के लिए भागना पड़े और उस आग लगे हुए घर को दूर से देखना पड़े, तो क्या दशा होती है। इनको तो पूरा देश इनकी मातृभूमि छिन गई थी, और वहां से हजारों मौतों को जो है, उनके दर्द को देखते हुए इन्हें पीछे हटना पड़ा था। तो बड़े जो बौद्ध हैं हमारे, जो तिब्बती साथी हैं हमारे, जो तिब्बती जन हैं हमारे, बहुत ही हिम्मती हैं। और आपको बताएं, ये जो 1959 से पलायन लागू हुआ, तो ये अभी तक जारी है। 1996 से 98 के बीच करीब 459 भिक्षुओं का जो है, वो जो है उनके ऊपर, जो बौद्ध भिक्षु हैं तिब्बत के, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। क्यों दर्ज हुए? मैंने अभी बताया, ना तो कोई इनमें हमको चोर मिला, ना इनमें कोई डकैत मिला, ना कोई हिंसक मिला, ना कोई क्रूर मिला, ना कोई बर्बर मिला, ना किसी का कोई नुकसान करने वाला मिला। जब मुझे नहीं मिला, दूसरे लोगों को कैसे मिल जाता है? मुझे तो लगता है कि मेरी आंखों में कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है कि मैं देख लेता हूँ ठीक ठाक, और उसके बाद जाने कहाँ से इनको अपराधी 459 मिल गए तिब्बत में। तो और ऐसे 492, 459 नहीं, 492 जो है, जो सना उनको जो गिरफ्तार है। तो क्यों ऐसे लोगों, अगर ऐसे ही कर रहा है, मैं राजनीति पर बोलना चाहता था कि मैं बोलने लगता तो मेरी कभी सच निकल जाता है बिना डरे हुए। तो जैसे अंग्रेजों ने हमारा उद्धार किया था 200 सालों तक, वैसे चीन उनका उद्धार कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो है, इस तरह की उद्धार की परंपरा जो है वो टूटनी चाहिए। लोगों को अपने अपने आप विकसित होने देना चाहिए, अपने आप शिक्षित होने देना चाहिए। वहाँ बौद्ध धर्म के मंदिरों में शिक्षा देने के लिए चीनियों को भेज दिया है। तो ये जो विडंबनाएं हैं हमारे देश, और पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है। वो क्या शिक्षा देंगे? हम अपने जो है वल्लभाचार्य को शिक्षा दे सकते थे क्या, जो जिन्होंने एक सुंदर से धर्म और संप्रदाय की स्थापना की, एक बड़े जो है सुंदर और श्रेष्ठ समाज की संरचना की, जो भक्ति परंपरा है उसका सूत्रपात किया। तो ऐसों को हम क्या सिखा सकते थे? तो बौद्ध मंदिरों में भेजा जा रहा सिखाने के लिए,
चीनी बंधु हमारे जा रहे हैं, पता नहीं क्या उनको शिक्षा देंगे। उनसे ज्यादा शांति किसी में नहीं है, बौद्ध भिक्षुओं से ज्यादा, उनसे ज्यादा संवेदना किसी में नहीं है। बुद्ध से ज्यादा करुणा किसमें हुई है पूरी दुनिया में? उनको कौन करुणा का संदेश देने जाएगा, क्या धर्म सिखाएगा? तो मुझे लगता है कि ये सब जो विडंबनाएं हैं इस तिब्बत प्रदेश के साथ, उनके लिए पूरा जो संसार है, पूरा जो ये जो पूरा भौगोलिक भौगोलिक जो हमारा जो ढांचा है, राजनीतिक संरचना है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा ढांचा है, उनको लगता है सबके सब दोषी है, कोई एक इकलौता दोषी नहीं है इसके लिए, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है। और इस तरह की जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं अत्याचार की और अनाचार की, तो मुझे लगता है कि लोग मौन हो जाते हैं। किसी ताकतवर के द्वारा जब किसी कमजोर पर आक्रमण किया जाता है तो सबको उसमें एकजुट होकर के उसको रोकना चाहिए, लेकिन लोग नहीं रोकते हैं। और जब नहीं रोकते हैं तो इस तरह के अत्याचार जारी रहते हैं के साथ। यही है, मुझे लगता है कि अगर सब लोग एक साथ खड़े होते तो तिब्बत को ये दर्द नहीं झेलना पड़ता। तो अब वो जो है उसके हेलो हेलो, कुछ गड़बड़ हो रहा। सर हेलो, सर आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। तो हाँ जी, 1013 में नेपाल से एक धर्मपाल बौद्ध विद्वान तिब्बत गए थे। इसे पूरी दुनिया से लोगों ने वहां जा करके जो शांति का पाठ जो है पूरी दुनिया को फिर वापस भेजा। वो एक आदर्श है। 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, और वहां पर जो है करोड़ों हजारों करोड़ डॉलर का जो वन साम्राज्य है, वन संपदा है, उसका जो शोषण हो रहा है। वहां के जो 3 प्रांत हैं, उत्सांग, अम्दो और खम, तो उन तीनों प्रांतों की जो प्रचुर वन संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पूरी दुनिया को एकजुट, उनके पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ कुछ पेड़ों का जो व्यास है वो 5-5 फीट तक है, उसकी जो ऊंचाई है वो 90-90 फीट तक है। ऐसे विपुल संपदा वाले, वन संपदा वाले प्रदेश में 70% गरीबी यही नहीं समझ में आ रहा। और क्यों है उसकी वन संपदा का शोषण और दोहन क्यों हो रहा? वो तो सुखी रहने वाले लोग हैं कृषि उपज पर, पशुपालन पर, दूध पर। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो तिब्बत का जब भ्रमण किया हमारे साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने, तो वहां से ये कई गधों पर, कई खच्चरों पर लाद कर बौद्ध साहित्य लाए। और वो बौद्ध साहित्य आप देखो, कोई किसी को एक पुस्तक नहीं देता। बौद्ध जो धर्म है उसमें जो शांति है, एक किताब को किसी ने छू लिया। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक घटना सुनी थी और टीवी पर देखी थी, तो उसमें उसके हाथ पांव काट कर उल्टे लटका दिया गया। लेकिन 9 खच्चरों पर, 9 से या 10, राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं, उनका साहित्य लेकर आए बड़े प्यार से उन्होंने। उनकी शांति प्रियता, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता का दुनिया को सम्मान करना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हुआ नहीं, और बहुत दूर दूर तक दिखता नहीं है कि लोग इनके साथ खड़े होंगे। लेकिन इसके बावजूद जैसे आपका ये संगठन है, आपकी जो ये संस्था है आवाज उठा रही है, तो लोग जुड़ेंगे। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आपका कारवां मजबूत होगा मुझे लगता है, और इनकी बात सुनी जाएगी, और ये इनकी जो ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इनकी सच्ची ऊर्जा है। इनमें झूठी ऊर्जा नहीं है, इनमें नकल नहीं है, इसमें असल है। तो जो असल है बहुत दिन तक उसको ढके नहीं रखा जा सकता। चिनकारी को कोई दबा सकता है, अंगारे को नहीं दबा सकता। तो इनके भीतर जो दमन और शोषण के विरोध जो में अंगारा है, वो कभी न कभी तो लो पकड़ेगा, आग आएगी। अब इसके लिए भले ही कितना भी इनको दबाया सताया जाए, बहुत दिनों तक दबाया सताया नहीं जा सकता। 1959 में 2,52,00,000 हेक्टेयर भूमि पर वन थे, और आज 1,35,00,000 हेक्टेयर भूमि पर जंगल रह गए। तो कितना नुकसान हुआ है। 54 अरब अमेरिकी डॉलर की लकड़ी काटी जा चुकी है। ये तो मोटे अनुमान है जो छनकर वहां से आए। तो इनका हर तरह से शोषण हो रहा है। जैसे हमारे बंधु ने
रवि जी ने, डॉक्टर रवि जी ने रखा था विषय तिब्बती अवलोकन, तो मैंने सोचा इसकी भौतिक संपदा पर भी, भौतिक समृद्धि पर, इसकी सांस्कृतिक समृद्धि पर और इसकी जो धार्मिक समृद्धि है, इन सब पर मैं कुछ न कुछ बोलूं, लेकिन समय की सीमा है। तो मैं दो दो चार चार बिंदु कहीं कहीं से उठाऊंगा और उन पर चर्चा करूंगा। आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इतनी वन संपदा वाला देश बर्मा है, भूटान है। भूटान में उतनी वन संपदा तो नहीं है जितनी बर्मा में है, और तिब्बत के वन संपदा को कोई बताता ही नहीं। आप ये देखो कि इतनी बड़ी वन संपदा वाला, ये भी तो एक संपदा है। जब कभी गोधन होता था धन, गाय को धन माना जाता था, उन्हीं से पूरा परिवर्तन होता था। एक करेंसी की तरह जब गाय हो सकती थी तो इनकी लकड़ी क्यों नहीं हो सकती? बर्मा की लकड़ी आज आपके घर में प्रयोग होती है और आप क्या कहते हैं, ये बर्मा का टीक टीक है। तो बड़े गर्व से कहते हैं, तिब्बत का नाम नहीं सुनते, इसलिए नहीं सुनते हैं कि वो लकड़ी चोरी चोरी सारी दुनिया में जा रही है और उसकी जो वन संपदा है उसको लूटा जा रहा है। जब कोई लूट की संपत्ति होती है तो उसको चोरी बेचते हैं। यही तिब्बत के साथ हो रहा है। उसको, उसके खनिज, यूरेनियम का भंडार उनका लूटा जा रहा है। बहुत सारी चीज, तांबा सोना सब कुछ है उनके यहाँ, लेकिन उसकी लूट जो है जारी है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ताकतवर कोई उसका शोषण कर रहा है। कोई कमजोर शोषण करता तो कोई रोक सकता था। 755 से 797 ईस्वी में त्रिशांक देवसेन एक समृद्ध राजा हुआ, संपन्न राजा हुआ, शक्तिशाली राजा हुआ। उसने जो है एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था और इसकी सेनाओं ने चीन और मध्य एशियाई देशों पर आक्रमण किया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, या हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से इतना बड़ा साम्राज्य और सिमट कर दूसरे के अधीन हो गया और स्वायत्त शासी प्रदेश भर गया, इतना बड़ा साम्राज्य, और किस तरह के षड्यंत्र का शिकार हो गया। हमको लगता है इन्होंने शांति जब अपनाई तो बड़े जो अभी उदाहरण दिया था कि जब हम किसी से शांतिपूर्वक बात करते हैं तो वो दृढ़ता पूर्वक बात करता है, और उसके बाद जब हम और सहते चले जाते हैं तो हमको अपने चंगुल में लेकर या दबाकर और हमारे गले पर भी लात रख सकता है। वही चीन की शांति के साथ हुआ। चीन की जो सरलता है, तिब्बत की जो सरलता है उसके साथ हुआ और चीन ने ऐसा किया। और दूसरे बताना चाहेंगे कि चीन ने इसका जो शोषण किया है, अनावश्यक शोषण किया, अनर्थकारी शोषण किया और राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण किया। एक चीनी रिवॉल्यूशन के नाम से, सांस्कृतिक कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से एक क्रांति हुई थी जिसमें बौद्धिकों को बुरी तरह से पड़ा था, सताया गया था। इतना सताया गया था कि बहुत सारे लोग जंगलों में चले गए थे, गन्ने के खेतों में छिप गए थे, और यहाँ तक कि 67 से शुरू हुआ था, बल्कि थोड़ा ज्यादा तक 77-78 तक बराबर ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चला, जिसमें स्कूल बंद हो गए थे, विश्वविद्यालय बंद हो गए। 10 साल तक जो है शिक्षा का कहीं अता पता नहीं था, क्योंकि बौद्धिकों का सफाया किया जा रहा था। वास्तव में जब कोई सत्ता क्रूरता पर उतरती है तो सबसे पहले बौद्धिक शक्तियों को दबाती है और बौद्धिक शक्तियों को कब्जे में लेती है। सत्ता की सबसे बड़ी ये खासियत ये होती है कि बिना बताए वो बौद्धिक जो ताकतें हैं, जो जहां से बुद्धि का कोई भी प्रकाश या बौद्धिक जो चेतना है, जहां से भी संभावना होती है कि यहाँ से कुछ विद्रोह हो सकता है या इनको इस शोषण की समझ पैदा हो गई, तो उनको दबाया जाता है, नाश किया जाता है या उनको नष्ट किया जाता है, उनको कुचला जाता है, उन चेतनाओं को। तो ऐसी बौद्धिक चेतनाओं को दबाया गया और पूरे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के सब द्वार बंद हो गए, पढ़ाई बंद हो गई। ये इसको वो उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन कहा। गजब की सांस्कृतिक क्रांति है ये। अगर इस तरह की सांस्कृतिक क्रांति है तो फिर जो है युद्ध और ये जो है विनाश की जो क्रीड़ाएं हैं वो क्या होंगी। मतलब इसको सांस्कृतिक क्रांति नाम दिया गया, और आश्चर्य है कि दुनिया के किसी देश ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। और मेरे साथ एक प्रोफेसर वांग थे, तो उन्होंने बताया कि वो बीए थे। मैंने कहा, वो कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने बताया कि हमारे यहाँ कोई प्रोफेसर बीए नहीं है, केवल बाकायदा उनको बीए होने के कारण मतलब ना तो रोका गया,
ना तो उनको कुछ चाहे सहायक अध्यापक कर देते उनको, नहीं सीधे प्रोफेसर का दर्जा दिया गया, क्योंकि उस पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं उनके बराबर। बीए होने का मतलब है वो तब तक पढ़ चुके थे, और उसके बाद स्कूल कॉलेज बंद हो गए, फिर जब विश्वविद्यालय खुले, कॉलेज खुले, तो उसके बाद यही पढ़ाना शुरू किए। इतनी योग्यता इनकी थी, उसके बावजूद इन्हें प्रोफेसर बना दिया गया, मजबूरी थी। दूसरे देशों से भी लाए, लेकिन अपने देशों के जो कम पढ़े लिखे थे वो प्रोफेसर हो गए। ये आश्चर्य की बात थी। कोई नहीं, जब आपसे हम मौखिक चर्चा करते हैं तब तो लगेगा, लेकिन आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कि एक बीए प्रोफेसर है, केवल स्नातक थे और वो प्रोफेसर थे। तो ऐसे, क्योंकि उस बीच उन्होंने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन का जो दौर था, उस बीच पढ़ाई सब बंद हो गई थी, तो वहां से जो है सब मार मार के जो काट काट के फेंक दिए जाते थे, जो बौद्धिक थे, जिनमें चेतना थी, जिनमें जागृत थी, जिनमें कुछ जो है विरोध करने की शक्ति थी, अन्याय अत्याचार के शोषण को जो वो समझ करके और उसका विरोध करते, तो कोई बचे नहीं। और इस प्रकार से एक शुद्ध और पवित्र सत्ता आई है अस्तित्व में, मैं इसको जिस शब्द में कहना चाहता हूँ। और वो पवित्र सत्ता कितना पवित्रता का आचरण कर रही है हम आप देख रहे हैं। उसको पवित्र सत्ता कहा गया, उसको पवित्र राजनीति कही गई। अगर राजनीति इतनी पवित्र है और इस तरह की राजनीति पवित्र राजनीति है, तो हमको लगता है अपवित्र राजनीति पर बहुत युगों तक सोचने के बाद भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें जो है, जैसे नरेश राल्पाक्षेन एक शासक हुए हैं 1815 से 1836 के बीच में। तो उन्होंने कई कई लड़ाइयां जीती। तो जो इतना ताकतवर राज्य रहा है, राष्ट्र राज्य रहा है, संप्रभु राज्य रहा है, वो कैसे इस तरह से उसमें आ गया, दबाव में आ गया। तो ये जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई जो इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि ये सरलता के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे चले और युद्ध से बुद्ध हुए। युद्ध को चुनने के बजाय बुद्ध को चुना। तो मुझे लगता है कि भले ही आज इनके साथ दुनिया नहीं खड़ी, लेकिन उन्होंने जो चयन किया वो चयन कदापि गलत नहीं है, क्योंकि जब भी दुनिया सुधरेगी, बुद्ध से सुधरेगी, युद्ध से नहीं सुधरेगी। कुछ समय का इनका संकट है, कुछ समय की इनकी जो पीड़ा है, जो इनका दर्द है। आपको बताएं, जो तांबा, सोना, क्रोमियम और यूरेनियम यहाँ से निकाला जा रहा है, वो भी सबसे बड़ा इसके विनाश का, पर्यावरण के विनाश का कारण। ये पर्यावरण के विनाश का बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ परमाणु कचरे की डंपिंग की जा रही है। ये समझिए कि इसको कचरा डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। ये कोई यूरोप का देश कचरा और नहीं डालता। ये सब काम चोरी चोरी हो रहा है, बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, ये इसका विरोध करना है। और वहां पर 1 किलोग्राम कचरा, परमाणु कचरा ढेर करने के लिए $1500 दिए जा रहे हैं, जहां तक मेरी सूचना है, मेरी जानकारी है। तो आप ये सोचो, मतलब उसको क्या किया जा रहा है, उसको हर तरह से सांस्कृतिक रूप से दबाया जा रहा, धार्मिक रूप से दबाया जा रहा, राजनीतिक रूप से दबाया जा रहा, उसका पर्यावरण जो है नाश किया जा रहा है। हो क्या रहा है, और दुनिया बजाय उसकी मदद करने के लिए वहां परमाणु कचरा ढेर कर रही। ये कैसी दुनिया है, कितनी विचित्र दुनिया है कि जो इतना शांति प्रिय देश है, वहां पर आप परमाणु कचरा ढेर कर रहे हैं। उनकी लकड़ी काटे ले आ रहे हैं, लूटे ले आ रहे हैं, उनका खनिज लूटे ले आ रहे हैं, और दे क्या रहे हैं, 70% गरीबी। भारत में जो रह रहे हैं हमारे जो शरणार्थी तिब्बती, आप उनकी दशा को देखिए, किस तरह रह रहे हैं। बहुत से लोग, एक सज्जन हमसे कहने लगे कि देखो ये कितना लूटते हैं तिब्बती। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। आपको कितना लूटा? वो स्वेटर लाए थे 400 रुपए का। हमने कहा आपको लूट लिया उसने, 400 रुपए का आप स्वेटर लेके आए हैं, उसने लूट लिया। ये आपको बाजार में कितने का मिलता? तो बाजार में कहा बाजार से तो कम है। तो हमने कहा गजब आपकी लूट की परिभाषा है। बाजार से कम मूल्य पर आप स्वेटर लाते हो एक तिब्बती से, और ये कहते हो ये लूट रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? हम उनके दर्द को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उन्हें हम लांछित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करना पड़ेगा, हर नागरिक को विचार करना पड़ेगा, उनके देश के नागरिकों को विचार करना पड़ेगा, वो उनको स्वयं को भी, कि इतने शुद्ध और इतने बुद्ध ये रह रहे हैं, तो अपनी बात इन्हें संवेद स्वर में उठाना चाहिए।
मुझे लगता है कि जो इनकी इतनी शांत प्रियता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए हमारे रवि जी के साथ, हमारे श्रीवास्तव जी के साथ इनको भी आना चाहिए। आप उनसे कहेंगे, वो आते नहीं है, अपनी बात कहने के लिए नहीं आते। मैं एक बौद्ध मंदिर में मसूरी में जब अकादमी में था, अभी चर्चा किया, तो मैं गया था, तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि जो तिब्बत का जो पूरा इनका सांस्कृतिक जो स्वरूप है, जिज्ञासा बस मैंने पूछा, तो मेरी समझ में नहीं आता। तो कहा क्या समझ में नहीं आता? तो मैंने कहा जैसे इनके अंतिम संस्कार कैसे होते हैं और इनके ब्याह कैसे होते हैं। हमने कई साल रहा मसूरी में, आया में, लेकिन नहीं देखा। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि भाई कोई ना कोई तो मरता होगा, किसी न किसी की शादी होती होगी। तो कहा ये इतने शांतिप्रिय होते हैं लोग, सब चुपचाप करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा तांडव नहीं मिठाते। बड़ा डीजे लेकर के पूरे शोरगुल करते हुए, पूरी सड़कें जाम करते हुए, नाचते हुए। तो मुझे लगता है कि भले ही ये इतने शांति प्रिय हैं, फिर भी इनको अपनी बात कहने के लिए जरूर स्वर ऊंचा करना पड़ेगा। भले ही माइक ना लगाए, भले ही डंडा लेकर ना निकले, झंडा लेकर ना निकले, लेकिन बात करने के लिए इन्हें आगे आना होगा। अब इनको तैयार करने के लिए आप जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि एक न एक दिन यह भी अपनी बात बड़े गर्व से ऊंची करेंगे। और हमको लगता है कि इनमें भी भीतर से वो ऊर्जा आएगी, इनके भीतर जो एक सहन शक्ति है, कभी न कभी तो जवाब देगी। बहुत सहनशील हैं, लेकिन कभी न कभी जवाब देगी। तो मुझे लगता है कि जो ये इसकी 14,000 से 16,000 फीट की जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, मुझे लगता है कि इनके भी हृदय की ऊंचाई या इनकी सहन शक्ति की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जो अभी तक इतना सहने के बाद भी उग्र और तीय मतलब जो है अ, उसमें विद्रोह के स्वर को इतने प्रबल स्वर से नहीं उठाए। मुझे लगता है सहन शक्ति इनकी, इसकी ऊंचाई बहुत है, क्योंकि इनकी जो पठार है तिब्बती, दुनिया का सबसे ऊंचा, जो दुनिया की छत कहा जाता है जिसे, तो उसकी 14 से 16,000 फुट की ऊंचाई है। तो हमें लगता है कि इनकी सहनशीलता की भी बहुत ऊंचाई है, धैर्य की भी बहुत गहराई है। तो मुझे लगता है कि इनको आप जैसे लोग कभी न कभी एक मंच पर ले आएंगे, और इनके जो दर्द है जो 1959 से जारी है, 17 मार्च शायद, जहां तक मुझे याद है, कि इस तिब्बत के लिए सबसे दुखद और सबसे पीड़ादायी और सबसे दर्द देने वाली, जब इनके ही धार्मिक नेता को और नीति वाले नेता को वहां छोड़ना, सारों बौद्ध शरणार्थी भारत में करने ली। मुझे लगता है कि काल के दिन से बाहर लाएगा इनको सबको, और उसके बाद जो है इनका जीवन बदलेगा। हाँ, 17 मार्च 1959 इनका जो ये पलायन का दिवस है। मुझे लगता है कि जो सिद्धों की परंपरा, फिर हम संस्कृत पर लौटे, बीच बीच में हम भटक न जाएं, इसलिए संस्कृति पर फिर लौटे, धर्म पर फिर लौटे। सिद्धों की जो परंपरा 84, उसके पहले भी तिब्बती मानते हैं कि 5 सिद्ध और हुए। राहुल शंकरटैन भी, हमारे जो भारतीय साहित्यकार हैं, वो भी कहते हैं कि सिद्धों की परंपरा तिब्बत से। तो आप देखिए, हमारे शिव, सनातन धर्म के शिव, वो कैलाश पर्वत पर। बौद्ध धर्म की जो सिद्धों की बड़ी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, उसकी शुरुआत तिब्बत से, और कुबेर भी वहां पर। तो मुझे लगता है कि और पांडव, जो महाभारत पांडव हैं, जो गए थे हिम शिखरों पर, तो वहीं पर हिम शिखर है। हमारी धार्मिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक जड़ें हैं वहां। हमारी मतलब जो है पार्वती माँ का घर है वो। तो मुझे लगता है कि हमारा ननिहाल भी है, हमारी सांस्कृतिक ननिहाल भी है, और हमारी जो है सांस्कृतिक भूमि है, और हमारी जो बौद्ध धर्म की समृद्ध परंपरा है जो पूरी दुनिया में फैली, वो तिब्बत में भी समृद्ध परंपरा है। उन्होंने हमको हृदय से लगाया, गले से लगाया, हमारे बुद्ध को अपनाया। तो मुझे लगता है कि वो हमारे निजी नितांत अपने हैं, कहीं से भी उनमें कोई गैरपन नहीं। तो उनको उसी आत्मीयता से हमें स्वीकार करना चाहिए। और मानसरोवर को कितनी वो जो है प्रेम भरी दृष्टि से इन्होंने देखा, और किस तरह से उसको जो है सहेजा। आज भी कैलाश मानसरोवर हमारा पवित्र तीर्थ वहाँ है। तो हमें लगता है कि असली घर तो
जो हमारे धर्म का है वही है, जहाँ पर हमारे शिव रहे, दुनिया का कल्याण करने वाले। तो असली हमारे धर्म का जो असली केंद्र है वो है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा धर्म भारत का, हिंदू धर्म के बाद जो पूरी दुनिया में फैला, वो बौद्ध धर्म है। उसका भी गढ़ है वो। तो ये जो है, हमको लगता है कि तिब्बतियों के साथ हमें खड़े होने का जो धर्म है वो ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए। किसी उसके ट्रेन से रवि जी से कहा था, मैं कतई इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मन नहीं मान रहा। क्योंकि जब किसी, हेलो, हेलो, आवाज आई? जी सर, जी सर, ये आवाज आ रही फोन सर। कर रहे हैं जी। तो मैंने रवि जी से कहा था कि मैं राजनीति पर कतई नहीं बोलूंगा, लेकिन आ गया उसी में। क्योंकि सबसे बड़ा शोषण तो इनका राजनीतिक शोषण है। मैं कब से कैसे अपने हृदय की आवाज को दबाऊं? तो इनका कोई सांस्कृतिक शोषण बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, और करेगा तो कब तक करेगा? क्योंकि संस्कृति इनके भीतर है, उसको कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन राजनीति जो बाहर से चोट पहुंचाती है, जब डंडे मारती है, तो वो शरीर घायल होता है। तो इनका शरीर घायल हो रहा है, इनकी जो सांस्कृतिक चेतना है उसको कोई नहीं मार पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई चोट पहुंचा पाएगा। तो मैंने सोचा कि संस्कृति के साथ साथ इनकी जो राजनीतिक चेतना है उस पर बात करनी चाहिए, और राजनीतिक रूप से इनको सजग करना और सचेत करना चाहिए। क्योंकि हमारा जब कोई भाई चेतना से कमजोर होता है, किसी भी कोटि की चेतना हो, चाहे वो राजनीतिक चेतना हो, चाहे सांस्कृतिक चेतना हो, चाहे धार्मिक चेतना हो, तो हमको उसे थोड़ा जगाना है। तो हमें लगता है हमारे जो तिब्बती भाई हैं उनमें राजनीतिक चेतना, मैं उनकी कमी नहीं मानता हूँ, उनकी मानता हूँ, जो बहुत राजनीति करने वाला। तो मुझे लगता है कि हमारी भी चेतना है, हमें बार बार हमसे ये आग्रह कि हम इन तिब्बती भाइयों के साथ खड़े हों, जो चेतना है, जो सुख है, जागरूक करें, उसको जागृत करके, और इनकी बात को हम ऐसे मंचों कर ले, वहां से इनका स्वर दुनिया भर के देशों को पहुंच सके और इनकी बात सुनी जा सके। संयुक्त राष्ट्र जैसा सोया हुआ संगठन इनकी पीड़ा से, इनके दर्द से, इनकी कराह से सचेत हो उठे। आप ये विश्वास करें कि जब ये जागेंगे तभी इनकी कोई सुनेगा। बच्चा जब तक खुद नहीं रोता है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। बाप कितना भी कहता रहे कि इसको दूध पिलाओ, नहीं पिलाती। बच्चा जब खुद रोता है, तो मुझे लगता है कि हम सबके साथ इनको जागने की जरूरत है। राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये जागरूक हैं, सचेत हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, धार्मिक रूप से पवित्रतम व्यक्ति हैं। लेकिन उसके साथ इनमें जो राजनीतिक चेतना सो गई है उसको जगाने की जरूरत है, और वो काम आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दर्द को ढोने वाले इस देश और समाज में, क्या पूरी दुनिया में, और आप ऐसा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपको हार्दिक साधुवाद देता हूँ। तो बारामा ने घोषित किया था। मैं राजनीतिक चेतना पर बार बार लौटता हूँ, और वो चेतना बहुत दिनों तक प्रबुद्ध रूप में, और उसके जो अपने ओज के साथ, संपूर्ण ओज के साथ बची नहीं रह पाई। अगर वो बची रह पाई होती, क्योंकि इसमें धर्म प्रमुख हो इस तरह है कि जी, एक ब्रह्मपुत्र नदी है, हम जल उससे प्राप्त करते हैं। आप ये, हमारी जो सांस्कृतिक जलधारा है वो वहीं से, भौतिक जलधारा है वो वहीं से, कुछ नहीं और किस हमसे जुड़ाव रखता है, मौलिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, धार्मिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में भी देशों के प्रयत्नों से मुझे लगता है कि ये बहुत पवित्र काम आप कर रहे हैं।
उनकी बात को आप रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोई हमारा साथी अपनी बात नहीं कह पाता है तो हमारा धर्म बनता है उसकी बात कहने का। तिब्बत जो हमारा सांस्कृतिक भूभाग है, जिसको हमने बताया कि पहले अलकापुरी यही थी और यहीं से मेघदूत उज्जैनी संदेश लेके जाता है। आप देखिए कितना सांस्कृतिक जुड़ाव है। वहां का जो मेघदूत है वो जो का संदेश लेके और अलकापुरी से है, और उज्जैन जो शंकर का जो दूसरा सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ है, कैलाश मानसरोवर जैसे शिव का है, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ महाकालेश्वर का, वहां बसने वाली अपनी प्रेयसी के लिए मेघदूत से संदेश देता है। तो अलकापुरी और उज्जैनी किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये त्रिविष्टा, इसका जो नाम है, भूट नाम है या बोध नाम है, ये सारे नाम हमारी सांस्कृतिक जो विरासत को बढ़ाते हैं। और बहुत पहले से त्रिविष्टक तो बहुत पहले से हमारे उसमें रहा है, धार्मिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में, इनमें इन सब में चर्चा का विषय रहा है। और उसके बाद जो बहुत सारी बातें हैं तिब्बत की, चाहे उसकी भौतिक सांस्कृतिक समृद्धि की बातें हों या उसके शोषण की बातें हों, जितना हम इसकी गहराई में जाते जाएंगे उतना ये पाएंगे कि इनके साथ शोषण है, शोषण हो रहा था, शोषण हो रहा है। इस शोषण रोकना, इनके साथ न्याय करना, इसमें पड़ेगा। रुद्र पहले कितने कल्याणकारी और कितने शुद्ध और कितने पवित्र और कितने शांत हैं, और रुद्र का रूप धारण करते हैं इसी कैलाश मानसरोवर के वासी। मुझे लगता है कि इन पर्वतारोहियों को इन है ये छोड़ करके शांति और करना पड़ेगा। मुझे लगता है वैसे संदेश देना नहीं चाहिए या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नृत्य उनकी व्यवस्था के कारण करना पड़ा था। तो जो ये शांत में लीन और तल्लीन हमारे तिब्बती भाई हैं, मुझे लगता है कि कभी न कभी इनका डमरू बजेगा, कभी न कभी इनका नृत्य होगा, तांडव नृत्य होगा, और मुझे लगता है कि तभी इनको कोई परिणाम मिलेगा। ये स्वभाव से और उद्यमी और व्यवसायी हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जगह जगह आपको जाड़े के वस्त्र बेचते हुए मिलेंगे, चाहे वो, और पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे। मैं गुजरात में हूँ तो यहाँ देखता हूँ बहुत सारी तिब्बती बाजारें लगती हैं, बाकायदा वहाँ आप जाइए और एक मूल्य में बाजार से वहाँ मैं जहाँ जाता हूँ का करार बहुत कुछ सरकार सारे मिलेगा, घर बैठे सामान मिलता है। लोग तिब्बती बाजारों तो व्यवसायी है, उद्यमी है, संस्कृत एक और जगानी पड़ेगी। है ये कि इनमें राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन इन्हें आजादी मिल सके। मुझे हमने इसमें छेड़ने की और जोड़ने की मैं बताना चाहूँ, इसमें शहर है तो 3 और 692 टाउनशिप है। अगर ये खुद वहीं पर अपना व्यापार कर पाते तो आज ये भारत में या किसी दूसरे देश में मारे मार करते। इन्हें वहाँ लौटने की जरूरत है, उनको वहाँ पहुँचाने की जरूरत है, और इनके स्वाभिमान के साथ वहाँ उन्हें रहने की जगह मिले, उनको स्थान मिले, अपनी सत्ता वापस मिले, अपनी शक्ति वापस मिले। इसके लिए हमें इनके साथ खड़े होना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आपका। सर, तिब्बत की आजादी में और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति में आज की युवा क्या भूमिका निभा सकती है? आपको बताएं कि युवा ने ही तो दुनिया बदली है, युवा वर्ग ने।
राजनीतिक चेतना में सबसे आगे युवा रहता है, किसी भी कला के क्षेत्र में भी। केवल राजनीतिक चेतना की बात नहीं है, कला के क्षेत्र में भी आप युवा वर्ग जब तक आगे नहीं आएगा, देश और समाज कभी नहीं बदलेगा। आपको मैं बता दूं कि हम उल्टा सोचते हैं। 85 साल की उम्र वालों को कथा सुनने भेजते हैं, संस्कारित करने भेजते हैं। 15 साल की उम्र में अगर निवेश किया जाएगा, 20 साल की उम्र में अगर निवेश किया जाएगा, और हमारे धर्म और संस्कृति में 100 साल की उम्र मानी गई है, तो वो निवेश 80 साल चलेगा। हम निवेश कब करते हैं? 85 साल में करते हैं, 80 साल में निवेश करते हैं, तो वो 15 साल का निवेश है। हम उल्टा सोचते हैं। आप जो कह रहे हैं, आपकी बड़ी मैं सराहना करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात कही है। युवा ही भूमिका निभाता है। वृद्ध इसलिए नहीं निभा सकता क्योंकि उसमें शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, सुन भी नहीं पाता, शुद्ध से बोल भी नहीं पाता, शुद्ध देख भी नहीं पाता है। ऐसे में आप उससे क्रांति की उम्मीद कैसे कर सकते? क्रांति तो युवा ही करता। आग तो अंगारे से ही लगती है, राख से थोड़ी ना लगती है। तो हम लोग तो राख हैं, आप अंगारे हो, आपसे उम्मीद कर सकते हैं। आपने हमको देखो बुलवा लिया, मैंने लाख बना किया, फिर भी ये युवा शक्ति है आज की। रवि जी ने हमको बुलवा लिया, हमने इनसे लाख मना किया कि हमको छोड़ देना, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये युवा ताकत है भाई। हाँ जी, आगे। और तिब्बत की आजादी के लिए तो ये एक ऐसा व्याख्यान है जो शक्ति और शक्ति का संदेश देने वाला है, और साहस का जो है उनके अंदर जज्बा भरने वाला है। तो मैं सर ये चीज और ये आपसे प्रश्न था कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? आज के जैसे आज की दुनिया में मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और वो किस तरह से अपनी बातों को, तिब्बत की बातों को वो रख सकते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये धर्म है, ये हमारा धर्म है। मैंने बताया ना कि कमजोर जब अपने आप कोई चीज नहीं पाता है तो उठा कर देते हैं। तो अब ये अपने आप कोई चीज नहीं पा रहे। पहली बात तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग में केवल 60 लाख लोग हैं, केवल 60 लाख लोग हैं। तो 60 लाख लोग 140 करोड़ से कैसे सामना करेंगे? आप ये देखिए, 60 लाख, एक तरफ 60 लाख की आबादी है, दूसरी तरफ 140 करोड़ की आबादी है। तो आबादी में भी कमजोर, वो एक तरफ जो है भरे हुए हैं, एक तरफ बड़ा प्रबुद्ध वर्ग भरा पड़ा है राजनीतिक चेतना से, और एक तरफ उन्माद है, दूसरे तरफ शांति की जो है वो अपील है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इधर तो शांति का जो अगाध भरा है और उधर युद्ध का पहाड़ जो है, उन्माद का पहाड़ खड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इनके लिए जो है हमको लगता है कि युवकों को ही, और आपको बताऊं, उनके को हमको आपको जुड़ना पड़ेगा, हमको आपको जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि हमारी एक छात्रा, मैं भूल रहा हूं, तो आईएएस थी, तो मैं एकेडमी में उनके उस जो काम है उसके निरीक्षण के लिए, तो अभी नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पीए को, प्लीज आई एम सेंडिंग माय पीए टू रिसीव, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो वो जो है वो मैंने, उसने लिखा कि आई इन सर्विस ऑफ दलाई लामा एंड इन सेकेंड लेयर। आप ये देखो, मैं जब धर्म प्रिय व्यक्ति की रक्षा करनी पड़ती है हमें, आप मतलब कितनी बड़ी विडंबना, जो किसी के लिए कोई दुख दर्द नहीं दे रहा है, पीड़ा है, जो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। और आपको पढ़ाती है गरीब के बन, आपको तो समझना पड़ेगा ना, इसको युवा को ही समझना है। हमारे युवा को इस चीज को समझना है कि हमको एक तरफ सिगरेट पिला रहे हैं, दूसरी तरफ कैंसर के अस्पताल खोल रहे हैं। एक तरफ हमको शराब पिला रहे हैं, दूसरी तरफ शराबबंदी के लिए वो विज्ञापन दे रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए, हमारे शुभचिंतक हैं कि हमारे दुश्मन हैं, वो चाहे सरकारें हों, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सत्ताएं हो,
तो मुझे लगता है कि हमको युवा को समझना पड़ेगा कि हमको पहले सिगरेट पिलाते फिर कैंसर के अस्पताल खोलते हैं, पहले शराब पिलाते लीवर के कैंसर के अस्पताल खोलते हैं, और कोशिश का इलाज। तो ये जो जा रही है पूरी दुनिया को, वो आप देखिए तमाम चीज उनको इंटरनेट पे परोसा जा रहा है, उलझा जा रहा है, भटकाया जा रहा है, वह तमाम जा रहे हैं। ये बिगाड़ने का उपक्रम है, बिगाड़ने युवा को समझना तरह के करता है। मतलब 20-20 साल के युवकों को मैंने देखा पागल, पबजी के पीछे पागल। हाँ बताइए, दुनिया जब भूख से मर रही है, दुनिया में बहुत सारे दर्द से करा रहे हैं, उस समय ये युवा वर्ग पबजी खेल रहा है। तो इसको तो युवा वर्ग को समझना होगा, लेकिन युवा वर्ग को समझने के पहले जो ये सारे तंत्र हैं इनको समझने की जरूरत है, फिर युवा वर्ग को सचेत करने की जरूरत। मुझे लगता है कि युवाओं को युवा ही सचेत कर सकते हैं। कुछ प्रबुद्ध युवा, कुछ भटके हुए युवाओं को रास्ते पर ला सकते हैं, बूढ़े कभी नहीं ला सकते, उनको पटक देगा। नियंत्रित युवाओं से ही होगा ये समाज, ये दुनिया युवाओं से, वो रास्ते पर लाने का काम युवा ही कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएगा। हमारा क्या सुधारेंगे? आप हमको हैं, आप हमको विषय दिए, आप हमसे बुलवा रहे हैं, आपने ये विषय सोचा कि क्या नाम है, इनके तिब्बतियों के दर्द को सामने लाया जाए। हमने तो नहीं कहा आपसे आप आओ बोलो बेटा। तो ये दर्द है आपने पहले समझा हमसे पहले। तो दुनिया में बदलाव युवा लाए हैं, दुनिया में परिवर्तन युवा लाए हैं। युवा पीढ़ी ने आजादी दिलाई। आप देखिए साल के भगत सिंह शहीद हुए, कोई 81 साल के दादाजी नहीं शहीद होने गए देश के लिए। चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, भगत सिंह, चाहे जितने, रोशन लाल, आप ये देखो अशफाक उल्ला खां, इनमें से एक भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं। तो देखो कुछ एक बूढ़े हैं जो उनमें ऊर्जा आ जाती है, वो जाके सूली पर चढ़ जाते हैं। लेकिन आपको बताएं, क्रांतियां, परिवर्तन, ये सब युवा लाते हैं, क्योंकि उनकी चेतना में भी युवापन होता है, ऊर्जा होती है, उनके शरीर में भी ऊर्जा होती है, उनकी चेतना भी प्रबुद्ध होती है। मतलब जो पावर है, विद्युत धारा है, वो आबाद बहती है। हम लोगों की जो बुजुर्गों की विद्युत धारा है, वो कहीं बीच में तार कट गया, टूट गया, फ्यूज उड़ गया। तो जो वृद्ध पीढ़ी है, वो फ्यूज उड़ी हुई पीढ़ी है, ये परिवर्तन नहीं ला सकती, रोशनी नहीं ला सकती। रोशनी ला सकती है तो युवा पीढ़ी ला सकती है, मेरा ऐसा सोचना। और मुझे लगता है कि आपसे सहमत होंगे, युवा पीढ़ी ही परिवर्तन कर पाएगी। और वो जो वृद्ध पीढ़ी है, जो प्रौढ़ पीढ़ी है, वो 20 लाभ हानियां सोचेगी। युवा जुनूनी हो जाता है, वो जुनूनी व्यक्ति नहीं सोचता इसका परिणाम क्या होगा। और इनके जीवन को वही बदल सकता है जो परिणाम सोचे बिना इनके साथ खड़ा होगा और नाम की सोचे बिना खड़ा होगा। कुछ लोग तो इनके साथ नाम के लिए खड़े होंगे कि भाई चलो हम खड़े, हमारा नाम हो जाए। कुछ लोग इनके साथ परिणाम के लिए होंगे, लेकिन युवा पीढ़ी किसी लाभ लोभ के बिना, मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी इनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। और जैसे आपने ये अभियान शुरू किया है, किसी न किसी दिन एक सार्थक परिणाम लाएगा, मेरा ही विश्वास है। और जी सर। और सर एक आखिरी जिज्ञासा है, प्रश्न क्या कहूँ सर, जिज्ञासा है। आखिरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कि आज भी बहुत सारे लोग जो है तिब्बत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। लोगों को ये लगता है कि तिब्बत एक आज़ाद देश अभी भी है, उस पर किसी का कब्जा नहीं है या वो स्वतंत्र है। आज भी उस तरह की जानकारी लोगों के पास नहीं है। तो सर जो शैक्षणिक संगठन है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, वो कैसे अपना दायित्व निभा सकते हैं इस स्वतंत्रता, तिब्बत को स्वतंत्र कराने में? क्योंकि भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत सारी संस्थाओं का योगदान रहा और बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान रहा, तब जाकर के भारत भी स्वतंत्र हुआ। उसी तरह से यह
भी कार्य किस तरह से किया जाए शैक्षणिक संगठनों द्वारा कि ये भी एक अपनी जो है सपना को प्राप्त हो सके। आपको आपके प्रश्न आप तिब्बत से और चीन में नहीं, क्योंकि बहुत सारे धन थे और को लेगा। मेरी बहुत जिज्ञासा, मेरी बहुत चीनी के मना किया जरूर करके अपनी आदत के भाई आपका दर्द के कब जाकर रखा। आप जब चलोगे तो पीछे से आपकी निगरानी शुरू हो जाए, तो बताने ही नहीं जाता है उनके बताने। जो उइगर मुस्लिम हैं उनको जो है उनके पासपोर्ट जमा कर लिए गए आपको सुनकर, क्योंकि मैं वहां भीतर रहा, चीन के भीतर के गांवों में गया हूँ, तो वहां मेरे मित्र मुझे दर्द अपना बताते थे, मुझे लगा कि वो आपसे साझा करना चाहिए। तो उइगर मुसलमानों के सारे पासपोर्ट जमा कर लिए सब, अब वो कहीं नहीं जा सकते। तो ऐसे तिब्बती लोगों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और उनको लगता है कि जो वहां है अगर वो अपनी बात किसी के सामने रखेंगे। आपको बताऊं, मैं जब चीन में रहा तो वहाँ गूगल आप नहीं चला सकते थे, आप फेसबुक नहीं चला सकते थे, आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते थे, उनका वीचैट चलाना था, जीमेल की जगह क्यूक्यू मेल चलाना था। मैंने 3 साल जो कुछ भी लिखा पढ़ा सब चला गया, क्यूक्यू पे जमा था। तो मैं तो कंगाल हो गया साहित्यिक रूप से 3 साल। ये उनका जो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है जी सर। सर मेरा ये प्रश्न था जी कि जैसे कि भारत की स्वतंत्रता में शैक्षणिक संगठनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी, और तिब्बत की स्वतंत्रता में आज की शैक्षणिक संस्था कैसे अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है सर? हाँ जी जी, वो कट गया था ना, इसलिए बात अधूरी रह गई थी। आपको बताऊं, तिब्बत के बारे में अगर हम पाठ्यक्रम में रखें तो क्या बुरा है, उसका इतिहास पाठ्यक्रम में रखें, उसकी धर्म और संस्कृति पाठ्यक्रम में रखें, और महामहिम दलाई लामा के पलायन की परिस्थितियों को हम उसमें रखें, तो अगर इनकी स्थितियां परिस्थितियां, इनका जो भूगोल, इनकी संस्कृति, इनका धर्म हम पाठ्यक्रम में रखेंगे, लोग जिज्ञासा करेंगे, जानने की इच्छा रखेंगे, विद्यार्थियों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। आज हम आजादी का इतिहास बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनका भी तो अपना इतिहास है, तिब्बत का भी तो अपना इतिहास है। जैसे अभी हमने बताया कि आप ये देखिए, इतना संप्रभु राष्ट्र, इतना ताकतवर साम्राज्य वाला राष्ट्र, जो चीन के से 50,000 गांठें सालाना रेशम की 50,000 गांठों की आप कीमत समझो, वो संधि में लेता था, संधि में ऐसी संधि हुई थी जो कर लेता था उससे, आज उनके अधीन है। तो इसका मतलब है कि हम उनको पढ़ाएं, उनकी जो ऐतिहासिक विरासत है उसको बताएं, उनकी जो सांस्कृतिक ताकत है हम अपने देश और समाज के लोगों को बताएं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक ऐसा संगठन खड़ा करें जैसा कि आपने किया है, वो जो इस बात को बराबर उठाए और हमारे अखबारों तक, हमारे जो टीवी चैनल हैं, असल में आपको बताएं, ये जो चैनल हैं इनकी बड़ी विचित्र स्थिति है। ये जो है जो ताकतवर है, जो समृद्ध है, जो सशक्त है, बस उसी के साथ एक स्वर में बोलने लगते हैं। जो कमजोर है, ये रघुवीर सहाय की एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, उसमें वो कहते हैं कि हम एक अपाहिज को लाएंगे, उसको रुलाएंगे, मतलब जब तक वो रो नहीं देगा तब तक हम उसकी संवेदना को कुरेदते रहेंगे। तो क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? आज ये कविता हमको इस जो चैनलों की दुनिया है उस पर बड़ी सार्थक लगती है और बड़ा करारा व्यंग्य लगती है कि 50 साल पहले लगभग रघुवीर सहाय ने इनकी जो नीयत थी उसको भांप लिया था। यही कर रहे हैं ये।
जब भी कभी तिब्बत के दर्द को प्रस्तुत भी करेंगे तो वो असहायता की तरह से उनको जगाने का काम नहीं करेंगे। उनकी पीड़ा, उनके दर्द, उनकी यात्रा, उनकी यंत्रणा को कैश करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अखबारों का भी जब तक उनको कोई लाभ नहीं होगा, लाभ का लोभ नहीं होगा, तब तक वो कोई इनके दर्द को नहीं उठाएंगे। कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी खड़ी हो जाए इनके सामने। तो ये जो पत्रकारिता है वो पराड़कर वाली पत्रकारिता नहीं है। ये जो पत्रकारिता है गणेश शंकर विद्यार्थी वाली पत्रकारिता नहीं है। वो तो अपना 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए महीने का पैकेज ले रहे हैं उनके जो संवाददाता हैं, बढ़िया चटपटी भाषा में। और आपको बताऊं सबसे विचित्र स्थिति है, चाहे अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो, वो जो है सोना चढ़ा और फिर उसने जो है ये इस तरह से चढ़ा पढ़ा, आज दुनिया ने पढ़ा कि कैसे वो चढ़ा, ये तुकांत बनाते हुए या अनुप्रासांत बनाते हुए ये अपना गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनके पास अनुप्रास के अलावा इन चैनलों के पास कुछ नहीं, अखबारों के पास भी बस अनुप्रास गढ़ते हैं शीर्षकों के। ये इनकी सबसे बड़ी खोज है, इनके सबसे बड़ी विशेषता है। और तापमान बढ़ा, पारा चढ़ा, और ये तुक आप देखो, अखबार देखो चाहे चैनल देखो, मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया और इन्होंने तुकांतता पैदा करके ये कुछ नहीं कर रहे और इनसे कुछ उम्मीद भी मत करना। ये नहीं करेंगे, ये इनसे, क्योंकि ये तो व्यापार कर रहे हैं। तिब्बतियों से क्या फायदा है इनको, आप बताओ? कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो ये इसको लेते, उसका कोई उठाते, इनकी समस्याओं को कभी उठाया नहीं उठाया। तो ये तो भांपते हैं मौसम को। ये घाघ और भट्टरी है राजनीति के और उसके पत्रकारिता के। जैसे घाघ और भट्टरी जो मौसम को देखकर फसल बताते थे, तो ये जो पत्रकार हैं आज के घाघ और भट्टरी हैं। ये किस तरह से फसल उगाएंगे राजनीति की, किस तरह से फसल उगाएंगे पत्रकारिता की, आप जान नहीं पाओगे। और ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि जैसे बहुत बड़े हमदर्द हों, लेकिन उसके पीछे इनका मंतव्य वही रघुवीर सहाय वाला रहेगा कि किस तरह से उसको कैश करें। अब देखिए उसमें रघुवीर सहाय कहते हैं कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, जैसे किसी पीड़ित की आंखें सूजी हुई हैं, एक बच्चे की हत्या हुई थी तो उसमें एक पत्रकार गई हुई थी दिल्ली। देखो ये माँ जी हैं, अपनी सास की सेवा पानी पिला रही, माँ को चैन नहीं है। और वो जो है वहां ये बोल रही थी कि ये देखो प्रोग्रेस कार्ड दिखा रही थी लड़के का, बच्चे का, देखो हमेशा 20 में से 19 पाया। बताइए ये पत्रकारिता है? उसकी मतलब जो पूरी मतलब जो है जो घर की स्थिति है बड़ी करुण हो गई है, उस बीच वो प्रोग्रेस कार्ड पढ़ रही है। उसकी माँ को जब करुणा की जरूरत है, संवेदना की जरूरत है, तब वो प्रोग्रेस कार्ड पढ़ रही थी वहां। कोई शहीद आएगा, कोई शहीद होगा, उसकी लाश आएगी, उसकी माँ को लाश भी नहीं देंगे ये, उसके मुंह में डंडू घुसेड़ देंगे उसकी माँ के, चाहे उसके दांत क्यों न टूट जाएं। ये संवेदना है। माँ जी आपको कैसा लग रहा है बताओ? किसी का बेटा मर गया होगा तो वो, मैं तो हूं तो यही कहूं, जैसे तू मर जाए तेरी माँ को लगेगा, वैसा मुझे लग रहा। तो इनके पास भाषा नहीं है, इनके पास संवेदना नहीं है, इनके पास करुणा नहीं है। इनसे मत उम्मीद करो। शिक्षण संस्थाओं में भी वही हो रहा। पाठ्यक्रम वो बना रहे हैं जिनको 4 आने की तमीज नहीं है। 4 आने की, मैं आपको बताऊं, मैं चाइना गया तो बेचारे वो पाठ्यक्रम उधार लेके पढ़ा रहे थे, तो मैंने 4 साल का पाठ्यक्रम बनाया, 4 साल का, बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष, बीए चतुर्थ वर्ष, और बच्चों से मदद ली। सारी दुनिया के प्रोफेसर, सारी दुनिया के वो जो पत्रकार लगभग एक चरित्र के हैं, वो उन्होंने मदद नहीं की उसमें। मतलब उन बच्चों ने मदद की मुझे जिनको पढ़ना था। उनकी कितनी समझ होगी सोचो आप ये विडंबना देखो। पाठ्यक्रम बनाने के लिए आप जो बैठते हैं ना, वो कोई मेहनत नहीं करते, शोध छात्रों को लगा लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने वहां लगाया बच्चों को, बीए के बच्चों को लगाया, चौथे वर्ष के बच्चों को लगाया पाठ्यक्रम बनाने में। तो हिंदी साहित्य का सरल और संक्षिप्त इतिहास लिखा। फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, एक फायदा जरूर हुआ, उन बच्चों से मैंने पूछा, बेटा ये बताओ कि इसमें तुमको क्या लग रहा है? तो एक लड़की है, उसका नाम शांत झांगछिन चीनी नाम था, और वो महाभारत, नया महाभारत है, उसके कैप्शन लिखती थी, उसमें मैं मदद करता था। और एक लड़की और थी जिसने देवों के देव महादेव,
आप ये सोचो 700 एपिसोड के उसने कैप्शन लिखे। इनको कौन यहाँ महत्व दे रहा है? हमारी धर्म और हमारी संस्कृति का प्रचार असली तो ये बच्चे कर रहे हैं। तो ये 2 बजे तक इनके लिए मैं 2 बजे रात तक कभी-कभी जगता था, और 1-2 दिन नहीं, सालों जगा, सालों, 1-2 दिन नहीं। और कभी मैं झंडा ऊंचा करके नहीं घूमता, मैंने अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार किया, मुझे एक तमगा पहना दो, कभी नहीं किया। क्योंकि धर्म और संस्कृति का जो मैंने प्रचार किया वो मेरी अपनी है, मैंने उसका कर्ज खाया है। जैसे माँ ने हमको दुग्धपान कराया, जीवन दिया है, तो उसका ऋण हमारे ऊपर है, मातृभूमि का ऋण हमारे ऊपर है, मातृभाषा का ऋण हमारे ऊपर है, हमको एहसान थोड़ी ना कर रहे। तो आपको बताएं, तो उस बच्ची ने ये कहा कि इसका नाम आप रखो बृहद और कठिन इतिहास। मैंने कहा क्यों? कहा मेरी समझ में तो आ नहीं रहा है। तो जब मैं चौथे वर्ष में हूं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले वर्ष की समझ में कैसे आएगा? दूसरे वर्ष? हमने कहा पहले दूसरे में तो रखा नहीं इतिहास तो तीसरे वर्ष में रखा है। तो कहा फिर भी? तो हमने कहा क्या करना चाहिए? तो कहा इसको आप पहले छोटा करिए, फिर इसको सरल करिए। फिर हमने कहा कि इसमें जो है ये मैं कुछ छोटा और सरल कर दूंगा, और कुछ आप ये करो कि जो आपको कठिन लगते हैं उसके मैंडारिन वर्ड्स दे दो उनके सामने। तो उन बच्चों ने, आप यकीन मानो, जितना भी पाठ्यक्रम मैंने बनाया, उन बच्चों ने उनके सामने एरो बना बना के वो बढ़िया तकनीकी रूप से, और फिर उनके सामने मैंडारिन के शब्द लिखे, और इस तरह से वो पाठ्यक्रम तैयार किया। तो इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कौन करे? जब मुफ्त की रोटी मिल रही है तो कोल्हू चला के क्यों खाएगा कोई? और आपको बताऊं कि मुफ्त की रोटी खाने वाले कभी देश और समाज का भला नहीं कर सकते, मैं सही बता रहा हूं आपको। तो ये उम्मीद करना कि शिक्षा और इसके जरिए बदलाव आएगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। आप जैसे ही समर्पित युवा आएंगे जब तब होगा। और आपको बताऊं कि शिक्षण संस्थाओं ने कभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, यकीन मानो। आप जो आप कह रहे हो, मैं, आप युवा हो, आपकी बात काटने से मुझे डर लगता है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं ने कभी कुछ किया नहीं बदलाव। आप ये बताओ, हिंदी साहित्य का इतिहास जितना भी कायदे का आप पढ़ो, तो जो भी हिंदी साहित्य मिलता है आपको बाहर, विश्वविद्यालयों से बाहर मिलता है। कोई एक प्रोफेसर नामवर सिंह पैदा हो गया, या कोई आचार्य रामविलास शर्मा पैदा हो गया विश्वविद्यालयों में, कोई भगीरथ मिश्र पैदा हो गया, वो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हमारे गुरु हैं लखनऊ विद्यालय के, ऐसे बिरले कुछ प्रोफेसर पैदा हुए जिन्होंने, परशुराम चतुर्वेदी हुए, या जो आपके कुछ लोग हैं, ये दुर्घटना बस पैदा हो गए विश्वविद्यालयों में। बाकी सारा जो काम है, आप देखो, इतिहास विश्वविद्यालय वालों ने, कितनों ने लिखा? इतिहास बाहर के लोगों ने लिखा। एजुकेशन, कितने लोगों ने एजुकेशन में काम किया? गुजरात में गीजूभाई वधेका हैं, वो उच्च न्यायालय में वकील थे। आप उनकी किताबें पढ़िए, क्रांतिकारी किताबें एजुकेशन पर। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस फील्ड में परिवर्तन चाहिए उस फील्ड में वही परिवर्तन करे। वो कोई बाहर का भी कर सकता है, उसकी सोच कर सकती है ना, उसका चिंतन कर सकता है। आप ये उम्मीद मत करो कि जो शिक्षा में सुधार कोई प्रोफेसर लाएगा। शिक्षा में सुधार कोई नेता ला सकता है, क्योंकि उसका विजन अगर बड़ा हुआ, उसकी दृष्टि अगर बड़ी हुई। आप ये देखो, राष्ट्र भाषा प्रचार सभा जो गांधी जी ने स्थापित की, कौन हिंदी प्रदेश का गया दक्षिण भारत में करने प्रचार? वो गुजरात के थे गांधी जी। तो कोई जरूरी नहीं कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी वाला ही आ गया है, उसके अंदर संवेदना जगे हिंदी के लिए, वो बापू में जग गई। और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार गांधी जी ने किया, काका कालेलकर ने किया। तो जहां पर सुधार होना है, और जिसका सुधार होना, जिसका भला होना, जरूरी नहीं कि वहीं से कोई उठे। मदर टेरेसा आयरलैंड से आकर भारत में सेवा कर सकती है। फादर कामिल बुल्के यहाँ आकर सेवा कर सकते हैं, हिंदी और हिंदुस्तान की समाज की। तो आप अगर पूरी उम्मीद रखते हो इससे, शिक्षण संस्थाओं से, कि ये बदलाव लाएंगी और चीनी समाज और तिब्बती समाज के बारे में कुछ लिखेंगी, आपको बताऊं, चीनी समाज की बार बार बात करता हूं मैं। सत्ता और समाज में बहुत अंतर होता है। चीनी समाज बहुत अच्छा, उनमें करुणा है, उनमें संवेदना है, उनमें ममता है, और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है।
लेकिन सत्ता उसके ठीक विपरीत चल चुकी है। तो जनता को सत्ता के पैमाने से कभी नहीं आंकना चाहिए, कोई भी। और जब ये होता है तो गलत होता है। तो तिब्बत की जनता के साथ चीन की जनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बार बार मेरे मुंह से निकल जाता है। तो वो चीन की जनता के लिए प्रेम है हमारे भीतर, वो निकल जाता है, सत्ता के लिए नहीं है और कभी होगा भी नहीं। कोई भी सत्ता जो अनावश्यक दबाव किसी पर डालती है वो हमें कभी प्रिय नहीं हो सकती, आपको भी नहीं हो सकती। जो शांति प्रिय हैं उनको कभी नहीं हो सकती, जो करुणा और संवेदना को प्यार करते हैं उनको कभी नहीं हो सकती। तो शिक्षण संस्थाओं से, केवल शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा करिए, उनसे अनुरोध करिए कि कुछ बदलाव लाएं, लेकिन विश्वस्त मत हो जाइए, आश्वस्त मत हो जाइए कि ये बदलाव लाएंगे। अगर वो लाती हैं तो बढ़िया है, अच्छा है। आगे जी। जी सर। हेलो, अच्छा किया फोन सर बदल आपने लिया आप। जी 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 सर, आपने बोलिए अपना सर। बहुमूल्य समय हमें दिया, और तिब्बत पर जो है आपने तिब्बत के इतिहास, साहित्य, संस्कृति और वहाँ के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, और हमारे जो पौराणिकता से जोड़ते हुए आपने जो तिब्बत का एक बृहद अवलोकन किया है, वह निश्चित तौर पर हम सब के लिए बहुत ही अमूल्य है और अमृत के समान है। सर आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। आपका बहुत बहुत जय आभार कि भारत जय। आपने श्रीवास्तव जी ने हमें मौका दिया। बहुत कहना बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत आपकी ऊर्जा धन्यवाद। भगवान इसी तरह बनाए रखे और आप इसी तरह सन्नद्ध रहें और इनके साथ जुड़े रहें, इनका कुछ कल्याण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।